Hello everyone, welcome you all in Chemistry Drive. So today's topic of discussion is solvent effect. So important topic है, सिर्फ हमारे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस कर रहे हो तो आपको पता हो कि मैंने अपना जो सैंपल है उसको किस तरह के सॉल्वेंट में डिजोल्व करना है या मेरे को अपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस के लिए कौन सा सॉल्वेंट चूज करना है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So first of all, before coming to the solvent effect, I want to discuss with you that what is the solvent, what are the various solvents that we are going to use and why we are using those solvents. So सबसे पहले तो जैसे solvent obviously जब आप choose करते हो हर किसी का ये होता है कि जब मैं practically चीज़ करूँ तो मेरे को पैसे बचने चाहिए, ज़्यादा मेरा खर्चा ना हो. तो solvent तो आप obviously वही choose करते हो ज़्यादातर जो आपको cheap पड़े. ठीक है, ये तो नॉर्मल पॉइंट्स हैं. तो मैं आपको जो मेन पॉइंट्स हैं उस पे हम वैसे बात करना चाहूंगी. तो ये तो ठीक है कि चीप हो. ठीक है, दूसरा सॉल्वेंट का काम ही होता है सोल्यूट को डिसॉल्व करना, तो आप वो सॉल्वेंट चूज करना चाहोगे कि जिसकी क्या हो, गुड डिसॉल्विंग पावर हो, कि आपका जो सोल्यूट है वो बड़ा अच्छी तरह से जो है वो उसमें डिसॉल्व हो जाए. एक क्लियर, एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बनना बहुत ज़रूरी है जब आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को करते हो. वाई? बिकॉज आपको उसमें से लाइट रेडिएशन पास करनी है. तो अगर लाइट रेडिएशन ही पास नहीं होगी, आपका जो सैंपल है, मैंने आपको पूरा समझाया हुआ है उसका प्रैक्टिकल, तो अगर वहाँ से एक लाइट रेडिएशन ही प्रॉपरली पास नहीं हो पाएगी तो आपका एनालिसिस यहाँ पे नहीं आ सकता. तो आपका डिटेक्टर क्या डिटेक्ट करेगा? So very important is that it should make a transparent solution. Okay. And now coming to the जिसको मैं कहूँगी most important points हैं जो आपको लिखने हैं अगर आपको point आता है कि what kind of solvent should be choose for UV spectroscopic analysis. So that is it should be transparent in the wavelength range being examined. What does this line mean? कि ये transparent होना चाहिए. Transparent का मतलब ही यहाँ पे है that it should not absorb. It should not absorb the UV radiations in the same region. कि आप जिस लैम्डा मैक्सिम, जो लैम्डा आपकी जो रेंज आपने सेट की हुई है उस रेंज में जिसमें आप अपना सैंपल एनालिसिस कर रहे हो उस रेंज में ये एब्जॉर्ब ना करे, ये अपनी पीक्स ना देनी शुरू कर दे. ठीक है, तभी, नहीं तो फिर तो इंटरफेरेंस हो जाएगी स्पेक्ट्रम में. ठीक है, तो आपके पास एक क्लियर स्पेक्ट्रम आपको चाहिए. सो दैट्स व्हाई, so you should choose that solvent that should not absorb in the range, in the region, okay, in which you are doing your analysis of the sample. So that's why most of the time we people use 95% ethanol. या तो हम इसको प्रेफर करते हैं या फिर एनहेक्सेन, बट नंबर वन पे तो मैं इसको ही रखूंगी. 95% इथेनॉल को प्रेफर किया जाता है बिकॉज ये आई थिंक 210 नियर अबाउट जो है नैनोमीटर की जो रेंज है उससे अब ये एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता, तो इसलिए मतलब हम इसी को चूज करते हैं ज़्यादातर. देन नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है, जब आप सॉल्वेंट चूज करते हो तो इट शुड हैव नो इफेक्ट, it should have no effect on the fine structure, on the fine structure of an absorption band. जैसा मैंने कहा है कि जो आपको एब्जॉर्प्शन बैंड चाहिए, ठीक है, आपके सैंपल का आपको एक क्लियर एब्जॉर्प्शन बैंड आप चाहते हो, तो ज़रूरी है कि सॉल्वेंट वो चूज़ करो जो उसके साथ इंटरफेयर ना करे, आपको एक फाइन स्ट्रक्चर, एक फाइन स्पेक्ट्रा आपके पास आए. जैसे मैं आपको एक यहाँ एग्जांपल देती हूँ, जैसे फिनोल है. तो अगर आप फिनोल का जैसे एनालिसिस करते हो तो आप इसमें अगर इथेनॉल डाल दोगे सपोज, तो क्या होगा कि दिस इज पोलर, तो ये इसके साथ क्या करेगा, फिनोल जो है वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने की वजह से क्या होगा कि आपके पास स्पेक्ट्रल में जो है जो एब्जॉर्प्शन है पीक्स, वो फाइन स्ट्रक्चर नहीं आएगा. ठीक है, ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इसलिए आप हमेशा जैसे फिनोल वगैरह का स्पेक्ट्रल एनालिसिस करना है, सो वी यूज द आइसोऑक्टेन. आइसोऑक्टेन को आप चूज करते हो ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो और हमारे पास एक बहुत ही जो है एक फाइन स्पेक्ट्रा जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमारे पास आ सके. तो इस तरह से आपको चूज करना है कि मेरे को ये भी देखने पड़ते हैं, बाकी फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं कि वहाँ पे किसी तरह की वो किसी एसोसिएशन में इन्वॉल्व ना हो जाए. ठीक है, सॉल्वेंट के साथ. तो सॉल्वेंट का काम हमारा सिर्फ होना चाहिए उसको डिसॉल्व करना, हमारे सॉल्यूट को डिसॉल्व करना, ना कि उसके साथ मिलके पंगे लेने हैं.
ठीक है, पंगे नहीं लेने कि हमारा जो एनालिसिस हम कर रहे हैं उसी को काम खराब कर दे। ठीक है जी। देन इट शुड नॉट चेंज द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी एब्जॉर्प्शन बैंड। ठीक है, वही चीज बार बार कही जा रही है कि उसका जो एब्जॉर्प्शन बैंड आना चाहिए वहीं पे आए, उसको चेंज ना कर दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ देती हूँ कि अगर आपके पास है एसीटोन, एसीटोन एब्जॉर्प्शन बैंड, अगर एसीटोन को आपने हेक्सेन में मिक्स किया है तो ये आपको एब्जॉर्प्शन बैंड जैसे 279 नैनोमीटर पे दिखाएगा। ठीक है, जबकि इसी एसीटोन को जब आप इथेनॉल में डिसॉल्व कर दो तो ये आपको दिखा देगा 272 पे। ठीक है, अब यही एसीटोन को अगर तुम पानी में डिसॉल्व कर दो, ठीक है, तो वो दिखाएगा 264.2 नैनोमीटर में। देखो किस तरह मतलब वेरिएशन आ गई। तो एक सॉल्वेंट को डालने से इतना पंगा हो रहा है कि आपके पास जो है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो बड़ी ही वाइजली आपने अपना जो है सॉल्वेंट जो है वो चूज करना है, वो यूज भी करना है, सिर्फ चूज ही नहीं करना, उसको यूज भी करना। वेस्टेज को अवॉइड किया करो प्रैक्टिकल्स जब आप करते हो, प्रैक्टिकली लैब में जब काम करते हो। सो केमिकल्स आपको मिनिमाइज, मतलब जितना मिनिमल हो सके उतना आपने, जिस अगर कम में काम चलता है तो कम में करो। ठीक है, सो वेस्टेज नहीं करनी हमें। so this is all about like what type of solvent you're gonna choose. So now let's come to the solvent effect. solvent effect अब सॉल्वेंट इफेक्ट जो है मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पे, दो एग्जांपल्स दूंगी। एक तो आपको जिनमें N2 पाई स्टार होती हैं, ठीक है, और N2 सिग्मा स्टार है, एंड वन इज पाई टू पाई स्टार। सो दो में आज हम स्टडी करने वाले हैं, एक जिनमें N2 पाई स्टार, N2 सिग्मा स्टार, और दूसरा पाई टू पाई स्टार। अब N2 पाई स्टार ये सब करा रखा है कि ज्यादातर कौन शो करता है, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या होते हैं, कार्बोनिल सी डबल बॉन्डो, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, इनको क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, वहां तुम्हें पाई इलेक्ट्रॉन्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई वहां पे हमारे पास क्या है, N2 पाई स्टार हमारे पास हो सकती हैं दिस ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और N2 सिग्मा स्टार मैंने बताया था जिनमें हेट्रो एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर, हैलोजन ये होते हैं, इनके पास भी तो क्या होता है, दैट इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो उनमें N2 सिग्मा स्टार रहती है। फिर उसके बाद आता है पाई टू पाई स्टार। तो पाई टू पाई स्टार हमने किस में की थी, दैट इज हैविंग द पाई इलेक्ट्रॉन्स। मोस्टली नंबर वन पे हमारे एरोमेटिक आ गए, हाइड्रोकार्बन से शुरू कर लो, एल्कीन्स अल्काइंस आ गए, एजो कंपाउंड्स भी आप इसमें रख सकते हो, एजो कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये सारे हमें ये ट्रांजिशन शो करते हैं। अब हमने देखना है कि जब मेरा कोई सैंपल जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे कोई सपोज कर लो आपने एसीटोन ले लिया, ठीक, कार्बोनिल कंपाउंड तो पता है ना, एल्डिहाइड्स कीटोन जो होते हैं, तो उसको मैंने किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चलिए पहले बात करते हैं हम जिनमें होती है N2 पाई स्टार एंड N2 सिग्मा स्टार। तो जैसे एग्जांपल मैंने बता ही रखा आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स वगैरह की। तो आई हैव आल्सो वॉच द वीडियोस ऑन यूट्यूब। तो मैंने देखा कि ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं वो आपको ये वाले डायग्राम्स ही समझा रहे हैं, कोई आपको स्टेट नहीं समझा रहा कि आप किस तरह से पोलर स्टेट दिखा रहे हो, किस तरह से लेस पोलर स्टेट दिखा रहे हो। सो आई वॉन्ट यू पीपल टू फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन दैट कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। जब हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट इज मोर पोलर, एक्साइटेड स्टेट इज मोर पोलर, तो उससे आप क्या समझते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने दे दी एग्जांपल कार्बोनिल कंपाउंड की, तो ये इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, हम इसका स्ट्रक्चर भी बनाते होते हैं कि ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल इस केस में नेगेटिव, इस पे ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बोनिल कार्बन, सो दैट्स वाई ये बड़ा ही स्टेबल स्टेट है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये स्टेट मेरी जो है दैट इज योर ग्राउंड स्टेट, जो नॉर्मल मेरी स्टेट है कार्बोनिल कंपाउंड्स की, दैट इज स्टेबल, दैट इज मोर स्टेबल। और इसमें जो मेरे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी किसके पास है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इस समय ऑक्सीजन के पास है। तो जो n इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे पास, they are also stabilized। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आपको यहाँ तक।
तो चलिए पहले इसकी एक एक्साइटेड स्टेट भी तैयार कर लेते हैं। एक्साइटेड स्टेट का मतलब N2 पाई स्टार है, मतलब इसका जो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है किसी तरह से आप इसको कार्बन के एक जो ऑर्बिटल है उसमें शिफ्ट कर देते हैं हम। ऑल्दो अपना ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इतनी इजीली नहीं छोड़ता, ठीक है, बट जस्ट फॉर शोइंग यू टू यू पीपल, सो आई एम जस्ट शिफ्टिंग वन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है टू द ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन। तो मैं ये कहूंगी ये है एक्साइटेड स्टेट। इसमें वो थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया अब ये वाला जो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में मैं कहूंगी कि ये मेरी एक्साइटेड स्टेट जिसकी नेचर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो वो कैसे अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो इलेक्ट्रॉन दे के बड़ा पछताएगा, वो इतना स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये स्टेट है हमारी लेस स्टेबल स्टेट, ठीक है। लेस स्टेबल स्टेट है तो इसमें जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने स्टेबलाइज नहीं है जैसा कि आप देख रहे हो ग्राउंड स्टेट में है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हम क्या करेंगे इस स्टेट पे, अगर आप इसमें डालते हो एक पोलर सॉल्वेंट की बात अब हम पकड़ लेते हैं, हमारे सॉल्वेंट का रोल अब आ गया इस पॉइंट के बाद। तो अगर आप सपोज कर लो सॉल्वेंट ऐड करते हो, ठीक है, अब इस कंपाउंड में सॉल्वेंट ऐड करते हो, तो वो सॉल्वेंट क्या करेगा आपके पास, अब ये वाली जो स्टेट है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में अगर आप देखते हो तो ऑक्सीजन के पास बड़े चंगे इलेक्ट्रॉन्स हैं, पोलर सॉल्वेंट ऊपर से तुमने डाल दिया, तो वो क्या करेगा, वो इसको स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज करेगा कैसे, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा, डिपेंड करता है अगर आपने इथेनॉल डाला, जो भी पोलर सॉल्वेंट आपने डाला है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा या किसी तरह की डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कर लेगा, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कर लेगा। तो जिससे क्या होगा, जब उसकी बन गई एक सॉल्वेंट की जहां दो लोगों की आपस में बन जाती है, तो वहां ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं होती है ना। जिस वहां पे तो दोनों जब एक दूसरे की बात ही समझ लेते हैं तो वहां पे बड़ी स्टेबलाइजेशन हो जाती है, एनर्जी वेस्टेज इतनी नहीं होती, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इसकी क्या हो गई, बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग हो गई। जब बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो क्या ये चाहेगा कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मतलब नीचे वाली स्टेट से ऊपर वाली स्टेट में दे दूं इजिली, क्यों चाहेगा भाई, उसकी ग्राउंड स्टेट स्टेबल है, ठीक है। जो ग्राउंड स्टेट में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, ऊपर से तुमने पोलर सॉल्वेंट डाल दिया, उसने इसको और स्टेबलाइज कर दिया बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो ग्राउंड स्टेट तो बड़ी स्टेबल हो गई। जब ग्राउंड स्टेट स्टेबल हो गई तो उससे क्या हुआ कि जो एनर्जी डिफरेंस है आपका, जो ग्राउंड स्टेट में और जो एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी डिफरेंस है वो बढ़ गया, ठीक है। आप इस डायग्राम में अब देखो, ये डायग्राम समझ आएगा। यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग एंड पाई स्टार इलेक्ट्रॉन, पोलर सॉल्वेंट तुमने डाला है, द एनर्जी डिफरेंस इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू अगर आप उसमें नॉन पोलर डालते हो, तो एनर्जी डिफरेंस वहां पे डेल्टा ई की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस बढ़ गया बिकॉज योर ग्राउंड स्टेट इज मोर स्टेबल। जब मैंने बताया हुआ आपको कि जब डेल्टा ई की वैल्यू बढ़ेगी तो उस केस में लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, मतलब शॉर्टर वेवलेंथ हो जाएगी। सो इन दैट केस, अब ये चीजों को समझिए, सो इन केस यू आर एडिंग पोलर सॉल्वेंट in the compound showing N2 pi star transition or your N2 sigma star transition. So in that case what happened, the value of delta E increases. Why? Because the ground state is more stable and it is further stabilized due to hydrogen bonding or dipole dipole interaction. So that's why your sample will show absorption. अब किस पे एब्जॉर्प्शन शो करेगा, एट शॉर्टर वेवलेंथ, एट शॉर्टर वेवलेंथ। क्लियर, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब इसमें मैं एग्जांपल दे देती हूँ और क्लैरिटी के लिए। अब यही यानी कि आपको पेपर में एक चीज लर्न कर लो, सो दूसरा आप इसका रिवर्ट लिख सकते हो कि यही अगर मैं ऐसे कंपाउंड में नॉन पोलर सॉल्वेंट डालती हूँ तो नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, वो किसको स्टेबलाइज करेगा, वो तो एक्साइटेड स्टेट को स्टेबलाइज करेगा, है ना, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट ज्यादा नॉन पोलर है। आपको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक
डिजोल्व लाइक, मतलब पोलर पोलर को स्टेबल करता है, नॉन पोलर को स्टेबल करता है। तो हमने जैसे देखा कि ऐसे कंपाउंड्स में जो है पोलर सॉल्वेंट जो है ग्राउंड स्टेट को स्टेबल करता है ना, और नॉन पोलर जो है वो एक्साइटर स्टेट को स्टेबल कर रहा है, तभी तो उसकी एक्साइटर स्टेट के साथ ज़्यादा बन गई। और डेल्टा ई की वैल्यू क्या की उसने, यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू कम है, आप इसके कंपैरिजन देख सकते हो डेल्टा ई की वैल्यू। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होगी दैट इज एट द लॉन्गर वेवलेंथ, और यहाँ पे जाके जो एब्जॉर्प्शन होगी जैसे ही आप इसमें सॉल्वेंट डालते हो, पोलर सॉल्वेंट पोलैरिटी आपने बढ़ा दी, तो वो उसकी वेवलेंथ जो है मैक्सिमा शिफ्ट होना शुरू कर देगा। जैसे आप नॉन पोलर से सपोज क्लोरोफॉर्म से शुरू कर लो, अपने सैंपल में क्लोरोफॉर्म डालो, तो आप उसकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की वैल्यू देखी जाओ, सपोज करो वो 279 से शुरू होगी, सपोज आई एम जस्ट सपोजिंग नैनोमीटर। तो जैसे जैसे आप उसमें पोलैरिटी उसकी बढ़ाते जाते हो, मतलब तो पोलर सॉल्वेंट डालते जाते हो, पोलर सॉल्वेंट लाइक आप उसमें सपोज इथेनॉल डाल रहे हो, ठीक है, फिर मीथेनॉल डाले, फिर वाटर डाल दिया, इस तरह आपने पोलैरिटी बढ़ानी शुरू कर दी, तो आप देखोगे कि ये वैल्यू भी कम होती जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू शॉर्टर वेवलेंथ पे वो एब्जॉर्प्शन जो है वो शो करेगा, जैसे सपोज वैल्यू 264 तक चलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ समझाई गई है। तो यहाँ पे एक आप एग्जाम्पल भी लिख लो, एक जर्न वैसे एग्जाम्पल लिख लो कि अगर एसीटोन को, पहले भी मैंने करवाई थी वैसे ऊपर, कि वाटर में डालते हो और एक डाल दो हेक्सेन में, तो यहाँ पे एक मैंने ले लिया पोलर सॉल्वेंट और एक मेरे पास है नॉन पोलर सॉल्वेंट। आई होप आपको आवाज़ भी मेरी जो है वो क्लियर आ रही होगी, थोड़ी सी माइक की प्रॉब्लम चल रही है, सो आई होप यू पीपल ट्राई टू एडजस्ट विद दैट। सो सून वी गना रेक्टिफाई, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको थोड़ी बहुत वॉल्यूम की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, एंड मोर ओवर एक चीज़ था कि आप लोग प्लीज़ जो वीडियोस है उसको एक हाई रेजोल्यूशन पे सेट करके फिर उसको वॉच कीजिए, तभी आपको वो ज़्यादा क्लियर दिखेगी। कईयों को 144 एमबीपीएस पे सेट कर लेते हैं तो वो क्लैरिटी नहीं आती, सो प्लीज़ उसको हाई एमबीपीएस पे सेट करके आप फिर ही देखिएगा। तो एसीटोन को यहाँ पे देखो, एसीटोन को मैंने नॉन पोलर में डाल दिया, तो यहाँ पे मेरा जो मैक्सिमा आया दैट इज 279 नैनोमीटर, जबकि पोलर में जब मैंने डाला तो मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमा आया 264.5 नैनोमीटर। अब ये वैल्यूज आपको क्लियर होंगी कि एसीटोन एक मेरा कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, दिमाग दौड़ गया, अभी कार्बोनिल कंपाउंड है, ये N2 पाई स्टार शो कर लेगा, ठीक है, तो N2 पाई स्टार या N2 सिग्मा स्टार दोनों शो करेगा। तो आपके पास माइंड दौड़ गया, अभी इसका मतलब अगर मैं इसमें पोलर सॉल्वेंट डालूंगा ये क्या करेगा, मेरी ग्राउंड स्टेट को स्टेबल करेगा, और जो नॉन पोलर है वो मेरी एक्साइटर स्टेट को स्टेबल करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में डेल्टा ई की वैल्यू ज़्यादा होगी, इस केस में डेल्टा ई की सॉरी इस केस में डेल्टा ई की वैल्यू कम होगी, इस केस में डेल्टा ई की वैल्यू ज़्यादा होगी। जहाँ डेल्टा ई की वैल्यू ज़्यादा वहाँ लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम, जहाँ डेल्टा ई की वैल्यू कम वहाँ लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा। हो गया जी क्लियर। तो एक एग्जाम्पल इसमें आप मतलब फ्लो चार्ट, एक चार्ट बना लो, सॉल्वेंट एंड लैम्डा मैक्स। इसी तरह से इसकी ऑब्जर्वेशन की है कि सॉल्वेंट जैसे है, दिस इज योर सपोज हेक्सेन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन एसीटोन का ही शो किया है, ये एक रीडिंग्स है हमारे पास कि एसीटोन को हेक्सेन में डाला, फिर उसकी पोलैरिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ाते गए, क्लोरोफॉर्म फिर से नॉन पोलर ही है बट एज कम्पेयर टू हेक्सेन उसकी थोड़ी सी पोलैरिटी है ज़्यादा, इथेनॉल मीथेनॉल एंड वाटर, ठीक है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बट हम मोस्टली ये नहीं यूज़ करते, ठीक है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे हमारे जो सैंपल वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एसोसिएट हो जाते हैं, तो हमारे पास इतना फाइन स्पेक्टर नहीं आता, सो दैट्स वाई वी प्रेफर द अदर सॉल्वेंट्स। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू 279, 277, 272 ऑल इन नैनोमीटर, 270 and 264.5. So you can clearly seen that as we are changing, so what's happening that the value of lambda maximum shift toward the shorter wavelength, और इस तरह की जो होती है ना शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जब लैम्डा मैक्स शिफ्ट करता है, तो ये आगे जाके मैं डिटेल कराऊंगी, इसको बोलते हैं हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, और ब्लू शिफ्ट। सो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं व्हेन द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम शिफ्ट टुवर्ड द
shorter wavelength. So then come to the next is पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जिनमें होती है उन पर कैसे सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ता है, उनके एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा पे, उनके एब्जॉर्प्शन बैंड पे, पीक्स जो शो करता है वो स्पेक्ट्रम में। तो एग्जांपल उठा लेते हैं यहाँ पे अल्कीन की। तो अल्कीन का ये जो है मैंने बनाई है सिंपल, जैसे अल्कीन हम ड्रॉ करते हैं, दिस इज इट्स ग्राउंड स्टेट डेफिनेटली। तो क्या आपको यहाँ पे कहीं पे भी कोई चार्ज सेपरेशन दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई चार्ज सेपरेशन ही मैंने ड्रॉ किया। तो इसका मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू कार्बन। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जहाँ चीज ही बट गई जो है बराबरी में, तो वहां पे लड़ाई झगड़ा थोड़ी होगा, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव थोड़ी होगा। ठीक है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से ग्राउंड स्टेट आपके पास रहेगी लेस पोलर। ठीक है, अब चलो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा चलो ये वाला जरा पाई इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं। ठीक है, मैंने ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से मेरे पास एक एक्साइटेड स्टेट बन गई, जिसमें ये बन गया पॉजिटिव और ये बन गया, ये पॉजिटिव ले लो, ये नेगेटिव। ठीक है, ये मेरे पास आ गई एक्साइटेड स्टेट। आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैं एक इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दूं। तो मैंने एक्साइटेड स्टेट बना ली, जिसकी वजह से इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, चार्ज सेपरेशन होगी। तो मेरे पास जो एक्साइटेड स्टेट थी वो क्या हो गई? वो आ गई पोलर। ठीक है, इट इज मोर पोलर एज कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर तुम डालते हो, अब आ गया सॉल्वेंट का रोल। पोलर सॉल्वेंट तुमने इसमें डाल दिया। जब तुम पोलर सॉल्वेंट इस कंपाउंड में डालोगे तो अब तुम खुद सोचो, पॉज कर लो वीडियो को, खुद सोचो क्या ये पोलर सॉल्वेंट ग्राउंड स्टेट को स्टेबल करेगा, कि जहाँ उसकी एक्साइटेड स्टेट से ज्यादा बनेगी वो उसको स्टेबल करेगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या जो भी डाइपो डाइपोल इंट्रैक्शन होंगी वो किस स्टेट में होंगी, ग्राउंड में या एक्साइटेड में? पॉज कर लो वीडियो। तो जो पोलर सॉल्वेंट होगा, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे स्टेबल करेगा एक्साइटेड स्टेट को। तो जब एक्साइटेड स्टेट के साथ ज्यादा बन रही है तो डेफिनेटली द एनर्जी गैप जो होगा वो क्या होगा? डेल्टा ई की वैल्यू, इस केस में डेल्टा ई की वैल्यू कम होगी। द एनर्जी डिफरेंस इज लेस एज कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी डिफरेंस तुम्हारे पास जो है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, अगर इसका मैं ले रही हूँ एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E1 है, ये E2 है, तो इसका मतलब ये हो गया जहां पे एनर्जी डिफरेंस कम है, इसका मतलब जब आप इसमें पोलर सॉल्वेंट डालते हो जहां पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है, तो दे शो द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ पे जो है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा तुम्हें दिखाई देगा। आई होप ये बहुत ही इजी वे से आपको ये चीज़ समझाई गई है यहाँ पे, कि किस तरह से एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शिफ्ट होता है, एक्चुअल में होता क्या है, एक्साइटेड स्टेट क्या है, व्हाट आर द पोलैरिटी व्हेन वी टॉक अबाउट लेस पोलर मोर पोलर स्टेट। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी, वो जो इतना बड़ा बड़े पैराग्राफ पढ़ रहे हो बुक्स में, तो ये चीज़ है वो। ठीक है, बस अपने स्टेट बना के देख लेनी है, फिर देख लो चार्ज सेपरेशन कहाँ पे है, क्या वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है एटम पे, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमारे पास एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा स्टेबल होएगी। तो मैं इसको बस कंक्लूड कर दूं एक बार कि हमने अब तक किया क्या है यहाँ पे आज के लेक्चर में, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो हमने किया है, हमारे पास दो ट्रांजिशंस थी, हमने स्टार्ट की थी, दैट इज फ्रॉम द N2 जैसे पाई स्टार या N2 सिग्मा स्टार, और एक था मेरे पास पाई टू पाई स्टार। फिर बात मैंने की पोलर सॉल्वेंट की, तो मैंने कहा कि जो पोलर सॉल्वेंट है वो इस केस में ये वाली ट्रांजिशंस में किसको स्टेबल करता है? ग्राउंड स्टेट को स्टेबल करता है। ठीक है, और इस केस में वो एक्साइटर स्टेट को ज़्यादा स्टेबल करता है, जिसकी वजह से इस केस में हमारा एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा रहेगा और इस हो जाता है सॉल्वेंट को डालने से। और यहाँ पे हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा आएगा, हमारे पास लॉन्गर वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो है वो शिफ्ट कर लेगा। अगर पहले वैल्यू सपोज कर लो 216 नैनोमीटर पे सपोज आ रही थी, जैसे तुमने इन केस की ट्रांजिशंस में पोलर सॉल्वेंट तुमने जैसे ही डाला तो वो वैल्यू हायर पे शिफ्ट कर जाएगी। जैसे सपोज
लेट टू 26 टू 36, इस तरह से वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ वैल्यू शिफ्ट कर जाएगी. So this was all about your solvent fact. I hope you liked the video. Do comment. Please do share the videos. आप जिन्होंने अभी तक बेल आइकन को भी हिट नहीं किया है तो बेल आइकन हिट कर लीजिए, बिकॉज अब धड़ाधड़ आपको वीडियोस जो है वो मिलती जाएंगी और आप जो बेसिक्स हैं आपके सारे जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के वो क्लियर करने की कोशिश करें. तो इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन है कि रिसेंटली मैंने कुछ पोस्ट की हैं अपने पर्सनल ब्लॉग पे, तो उसको भी आप जाके फेसबुक पर्सनल ब्लॉग है मेरा सेम नेम से, केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीश से, तो उसको भी आप ज़रूर लाइक करें, फॉलो करें, बिकॉज उस पर सारी वैकेंसीज जो ओपन हो रही हैं आजकल, वैकेंसीज बहुत खुल रही हैं, कॉलेजेस की वैकेंसीज हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स की वैकेंसीज हैं, तो वो अपडेट्स आती हैं. इसी के साथ जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको उस पेज पे मिलेगी. सो डू फॉलो दैट पेज ऑल्सो, शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की, मैक्सिमम जो यंग जनरेशन है उसकी हेल्प हो सके. सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. कीप सपोर्टिंग केमिस्ट्री टाइम.